गुड मॉर्निंग क्लास। यस क्लास, क्या हाल चाल? रेडी? थके तो नहीं ज़्यादा? थक गए? खड़े हो जाओ सब जगह पे, ऐसे खड़ा हो, थोड़ा स्टैंड अप लो, फिर वापस जोर की सांस लो, ऐसे फिर वापस बैठ जाओ। हाँ जी, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 चैप्टर्स आप लोगों के कोर्स में है, बराबर। 12 मार्क्स का इसका पोर्शन रहने वाला है। मींस हर एक चैप्टर रहेगा 4 नंबर का, 4 मार्क फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है, बराबर। तो तीनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है। इट मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनने वाले हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज भी फिक्स रहेगा 4 मार्क्स। तो एक आ जाएगा इंडेमनिटी गारंटी से, जो इसके पहले वाला चैप्टर है, जो अपन इसके बाद में करेंगे, 124 से 147। सेकेंड थोड़ा इजी है तो अपन ने पहले ले लिया, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ये वर्ड पढ़ा हुआ है। 148 से लगा करके 181, और उसके बाद में एजेंसी का पार्ट रहेगा नंबर 3 पे। तो हर एक चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन अपना जो है वो एब्सोल्युटली फिक्स है। चलिए, तो बेलमेंट पे बात शुरू करते हैं। कल डेफिनेशन पे हमारी बात थोड़ी सी हुई थी, ऐसे ही जो आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा। अब इधर क्या मीनिंग है इसका? सेक्शन नंबर 148। अब यहां सारी चीजें जो है उस सेक्शन के साथ साथ चलेंगे। फाउंडेशन में तो क्या किया अपन ने, ठीक है, ज्यादा सेक्शन पे फोकस नहीं किया। सेक्शन थे तो सही नोट्स में, लेकिन कंटिन्यू लेवल पे नहीं थे। कोई किधर कोई किधर कोई किधर। यहां मैक्सिमम केसेस में सेक्शन कंटिन्यू रहेंगे ज्यादातर, और कंपनी में तो सारे ही कंटिन्यू रहने वाले हैं। मतलब 1 से लगा करके 148 आपको एकदम सीरीज में दिखेगा, या ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जहां जहां जिस पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो सेक्शन नंबर 148 क्या कहता है, देखो, बेलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। रुक गए यहां पे। तो हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? हमेशा कितने? 2 पार्टीज। एक पार्टी दूसरी पार्टी को देने वाली है कुछ गुड्स, बराबर। यानी वेयर बाय द गुड्स। अब पहला वर्ड पूरा एक एक लाइन का इधर पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। इधर गुड्स का मीनिंग क्या रहेगा? तुम लोग सोगा भी पढ़ के आए हो, बहुत बढ़िया। एक ही वर्ड चाहिए चलो फिलहाल मुझे, कि सर यहां इसका मतलब रहेगा मूवेबल। ध्यान में आ गया? मींस इधर लैंड बिल्डिंग आने वाली नहीं है। तो बेलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स, गुड्स बोले हो मूवेबल, जो अपना सोगा के हिसाब से था। मनी इंक्लूड है क्या उसमें? बोलो बोलो। ओल्ड और रेयर करेंसी हो सकती है, फॉरेन करेंसी हो सकती है, अदरवाइज मनी इंक्लूड नहीं है। एग्जैक्टली वो सेम पॉइंट इधर भी आपको फोकस करना है कि गुड्स का डेफिनेशन के अंदर मनी कवर नहीं है। तो सिंपल पॉइंट है, बेलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक जना दूसरे को क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है, और वो दे रहा है सम पर्पस। देने का कोई ना कोई पर्पस है, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। बट ऑब्वियस है, एक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे रहा है दैट द गुड शेल व्हेन द पर्पस एकम्प्लिश्ड। मतलब हाँ, जब ये पर्पस फुलफिल हो जाएगा, जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा, बी रिटर्न टू और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब बाद में बताऊंगा, अभी समझो बी रिटर्न और डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। बहुत सिंपल बोले तो बेलमेंट में एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करेगा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा, क्या होगा गुड्स का? सर गुड्स रिटर्न होंगे, जिस पर्सन ने गुड्स दिए थे उसको रिटर्न होंगे, या उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिटर्न होंगे। बहुत सिंपल है सर, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारी बात आ जाएगी, सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन सिंपली यह है कि पर्पस पूरा होने के बाद आपके पास गुड्स वापस आएंगे, या जो गुड्स का मालिक रहा होगा उसके डायरेक्शन के हिसाब से गुड्स का रिटर्न होने वाला है। सिंपल। अच्छा, आप ये बता दो कि ये जो गुड्स का ओनर है, जिसने गुड्स दिए होंगे, उसका क्या नाम होता है? ये रहा द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, बराबर। देयर आर 2 पार्टीज, एक बेलर और जिसको गुड्स अपन ने ट्रांसफर किए। द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर इज नॉट बिल्ली, इट्स बिली, बराबर। सिंपल, बिली हो गया। तो देयर आर 2 पर्सन। तुम्हारा काम हो गया कल वाला? अभी तक नहीं हुआ? शॉप बंद थी, तो आज से एक बार वापस चेक करना, नहीं मुझसे नंबर ले जाना उसके। तो बेलर और बिली 2 लोग हो गए यहां पे, बराबर। तो गुड्स ट्रांसफर करने वाला बंदा कौन है? बेलर।
और टू होम गुड्स ट्रांसफर वो कौन है? बेली, मतलब ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। और जैसे ही पर्पस पूरा होगा गुड्स अपने वापस आ जाएंगे किसके पास में? बिलर के पास में। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट, सिंपल। चलो एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया छोटा सा। एक्स डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई, बराबर। एक्स इज द बिलर एंड वाई इज द बेली, और पर्पस क्या है? रिपेयर का। और जैसे ही रिपेयर हो जाएगी वाई इस कार को वापस क्या करेगा? एक्स को रिटर्न कर देगा। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। आप लोग सब शुरू से जानते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। अभी उधर प्रोविजन लिखना भी पड़े तो भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? एग्जाम्पल। प्रोविजन थोड़ा कम भी लिखने को मिल रहा है, साथ में बढ़िया सा एग्जाम्पल लगा दोगे तो आपके प्रोविजन का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया। दो लोग आप यहां पे देख रहे हैं, बराबर। एक तो अपना पुष्पा, पुष्पराज, क्या है आगे? हाँ ऐसे ऐसे है ना, कुछ ऐसे झुकेगा नहीं चला, देख लो एक्शन भी वही है। और जिसने पिक्चर देखी हो या सीन वीन देखे हो, ये भी आप जानते हो कितने की थी? 5 लाख। स्टार्टिंग में खरीद ली थी, नहीं पहला काम करती 5 लाख की गाड़ी सीधे ही। अब ये भी धीरे धीरे फेमस हो रही है, गंगूबाई, बराबर। तो ऐसा होता है कि ये जो अपना पुष्पा पुष्पराज में झुकेगा नहीं है, ये भाई साहब थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रहे हैं, अंदर जाकर के जंगलों के अंदर छुपेंगे। तो इनके पास ये गाड़ी है, तो इन्होंने गंगूबाई को बोला भाई तुम्हारी तो बहुत चलती है, तुम्हारे पास अगर मेरी गाड़ी में रख दूं तो शायद कोई आगे पूछेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, और मेरी गाड़ी संभाल के तुम रख भी लोगी। 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन में मेरा डायरेक्टर ने बोला वापस रिटर्न आ जाऊंगा मैं, तो तब तक तुमको ये गाड़ी संभाल करके रखनी है, बराबर। तो बेलर कौन है? बढ़िया, ये पर्सन है बेलर। बेली कौन है? क्या बात है, फर्स्ट क्लास। ये हो गई अपनी बेली। गुड्स कार, ये हमारे हो गए गुड्स। ये मूवेबल तो नहीं है, मूवेबल है, तो ये हो गए गुड्स। नाउ व्हाट अबाउट द पर्पस? पर्पस क्या है? रिपेयर के लिए दिया गया। पर्पस क्या है भाई? लुक आफ्टर करने के लिए, सेफली रखने के लिए। 10 दिन के लिए बात, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये कह रहा है मैं 10 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूं, मेरा कार तुम्हारे पास संभाल करके रखो। तो ये बेलर है, ये बेली है, कार संभाल के रखने के लिए दे दिया है। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट, बराबर। जैसे ही वो वापस आएगा, ये कार इसको वापस से रिटर्न हो जाएगी। इट इज अ मैटर ऑफ सिंपली बिलमेंट। तो देयर आर 2 पर्सन, 1 person डिलीवर सम गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, है ना। और जैसे ही आफ्टर एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस क्या होगा? गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू बेलर। बेलर के पास गुड्स अपने वापस आ जाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। सिंपल डेफिनेशन बन गई हुई। अब सवाल यह है, ये पैसे लेके होगा कि फोकट में होगा? सर कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। मैं सोचता हूं कि यहां पे इन्होंने बोला 1 लाख रुपया लगेगा। इतना कमा रही हो तुम तो। गंगूबाई ने क्या बोला? लाल चंदन बेच बेच के इतना पैसा तुमने कमाया है, जबरदस्त वाला। 1 लाख तो एक दिन का कम ही है। 1 लाख एक दिन का, 10 दिन का 10 लाख। कार की वैल्यू से भी ज्यादा। कार फेवरेट है ना भाई, है ना। तो पैसा बहुत कमाया। अभी अल्लू अर्जुन आए हुए थे जवाई बांध घूमने के लिए, है ना, देखा होगा तुम लोग ने, न्यूज में आता रहता है। तो ये बिलमेंट हो गया चार्जेबल वाला, है ना। जैसे ही ये गाड़ी रिटर्न करने के लिए, यहाँ पे वापस लेने के लिए ये आएगा पुष्पा पुष्पराज, बट ऑब्वियस है इसको क्या करना पड़ेगा? 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ होगा, और देन इसको ये गाड़ी वापस मिल जाएगी। तो बिलमेंट पैसे लेके भी होता है, चार्जेबल भी होता है, ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस दोनों ही होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और पैसा लेके भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर ये क्या है? पैसे लेकर के इसने गाड़ी को अपने पास में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखा है। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट, सिंपल, कोई टेंशन नहीं। अब इस कहानी में एक और भाई साहब को ले लेते हैं। कौन है ये? जॉनी लीवर। अब इन्होंने देख रहे हो, देखो कैसे देख रहा है, जोरदार, है ना। इसने इस गाड़ी को देखा जैसे अभी देख रहे हैं, और पुष्पा पुष्पराज को बोला ये तुम्हारी गाड़ी तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन फेमस हो गई है तो ओमनी, लेकिन फेमस बहुत हो गई है, तो मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए 5 दिन चलाने के लिए। सिंपल, चलाने के लिए चाहिए। पैसा वैसा नहीं है मेरे पास देने को, पर मुझे गाड़ी 5 दिन के लिए क्या तुम दे सकते हो? उसने बोला हाँ ले आ, चल, झुकेगा नहीं साला।
बहुत खुश हूं मैं, कोई बात नहीं। एक और बड़ा एकदम कॉमेडियन इतना बड़ा गाड़ी लेके जा रहा है 5 दिन के लिए, वो भी फोकट में, कोई बात नहीं ले रहा, इसने इसको गाड़ी दे दिया। अगेन बताओ बेलर कौन है, बेली कौन है? ये हो गया बेली। पर्पस क्या? चलाना, ड्राइविंग दी कार, चलो ड्राइव करना। पैसा के बगैर पैसा? बगैर पैसा। मैंने एग्जाम्पल में डाला है, पैसा नहीं लिया है। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। और जैसे ही पर्पस पूरा होगा, जॉनी लीवर क्या करने वाले हैं? गाड़ी वापस रिटर्न करने वाले हैं पुष्पा को। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। अब यहां मेरा एक जबरदस्त क्वेश्चन है जो इधर नहीं दे रखा था। मेरे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या पर्पस बताया था आपने? गाड़ी का सेफ्टी। वो पर्पस बेलर का था या बेली का था? बोलो बोलो। बेलर का पर्पस था। बेलर चाहता था मेरी गाड़ी सेफ्टी पे रहे। सेकंड वाले एग्जाम्पल में किसका पर्पस था? बेली का पर्पस था कि यार मुझे गाड़ी ड्राइव करने के लिए चाहिए। अगेन दोनों मैटर बेलमेंट में कवर है। पर्पस किसी का भी हो सकता है। मैं अगर गाड़ी रिपेयर के लिए दे रहा हूं तो पर्पस मेरा है। मेरा दोस्त आता है, यार 5 दिन के लिए तेरा गाड़ी चाहिए, यार घर में शादी है, पर्पस उसका है। तो पर्पस किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अभी पर्पस किसी का भी हो भाई, किसी बेलर का हो, बिली का, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। हाँ, पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू बेलर। तो इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। और ये वेदर ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस जो बार बार वर्ड बोल रहा हूं, बोले तो फ्री और नॉट फ्री कैसा भी हो सकता है, इट इज अ मैटर ऑफ सिंपली बिलमेंट। समझ में आया? डेफिनेशन कोई टेंशन नहीं, एग्जाम में आया तो डेफिनेशन फोकस होना चाहिए। तो ये तो पार्ट सिंपल। अब इसकी कुछ क्वालिटीज पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। बेलमेंट बेस्ड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, पता ही है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स, आपने पहले ही बता दिया, एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी। क्लियर? नंबर 3, इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंज। अगला भी साथ में पढ़ लो। इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यू टू ओनर ऑफ द गुड्स एज दे आर नो चेंज ऑफ ओनरशिप। क्या कहते हो? सही है? क्या पुष्पा ने गाड़ी का ओनरशिप चेंज कर दिया था क्या? अच्छा, अगर ये ओनरशिप भी दे दे तो ये मैटर बेलमेंट से निकल करके सेल हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात सही है? अगर ओनरशिप भी दे दे कि ले भाई पैसा लिया 10 लाख रुपया गाड़ी आज से तेरी, तो फिर ये बिलमेंट नहीं रहेगा, इट इज अ मैटर ऑफ सेल। बिलमेंट का क्वालिटी ये है कि इसमें सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? पोजीशन ऑफ द गुड्स जाता है ना, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। बेली इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा, चाहे बेलर का पर्पस हो चाहे बेली का हो, गुड्स उसको वापस क्या करने पड़ेंगे? बेलर को रिटर्न करने पड़ेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। बहुत इजी, कोई टेंशन नहीं, है ना। 4 नंबर कमाने अपने कोई चैप्टर से। और सर 4 नंबर का ही तो है, अपन सीए वाले लोग हैं। 1 नंबर का वैल्यू भी जानते हैं। तो 1 नंबर का वैल्यू बहुत होता है यहाँ पे। तो 4 नंबर का चैप्टर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। इधर 1 नंबर का वैल्यू खास करके जो अभी रहे होंगे 199 पे, या जो रहे हैं 200 पे, या जो 201 पे भी हैं, वो वैल्यू जानते हैं, बराबर। और जो रहते हैं 39 पे या 40 पे, इन सबको पता रहता है कि 1 नंबर का वैल्यू बहुत जबरदस्त होता है, एकदम गेम चेंजर होता है 1 नंबर। तो इसलिए 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स तो अपने को करना ही करना है जबरदस्त तरीके से। अब यहां पे एक जनरल इशू पे बात करूं उससे पहले, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट बच्चे लोगों को पहले कर रहे हैं अपन। एक छोटा सा पॉइंट पहले लेता हूं और उसके बाद में आता हूं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट के ऊपर। पहले एक छोटा सा पार्ट, बेलमेंट में नॉर्मली क्या होता है? नंबर 1, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स पर्पस। एग्जाम्पल दे दिया मैंने इसका। कौन सा वाला था बेलर का पर्पस? पुष्पा वाला। जब भी उसने गंगूबाई को अपना कार दिया संभाल के रखने के लिए, तो पर्पस किसका था? बेलर का था। सेकंड नंबर, हायरिंग ऑफ द गुड्स, गुड्स को किराए पे लेना, यहां पर्पस किसका होता है? वेरी गुड, इसमें पर्पस होता है बेली का। बेली इस पर्पस होता है हमेशा। बहुत सिंपल एकदम। थोड़ा एग्जांपल रियलिस्टिक लाऊं तो मैं इधर से जा रहा हूं जयपुर, तो जैन ट्रेवल्स वाले का गाड़ी किराए पर लेके गया। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। जैन ट्रेवल्स वाला बेलर, मैं कौन हो गया? बेली। पैसा ले रहा है, हायर किया मैंने कार, और बट ऑब्वियस है पर्पस किसका है? बेली का। मेरा पर्पस है मुझे कार चाहिए, पर्पस पूरा होगा तो मुझे उसको गाड़ी वापस देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात हो गई। अगला पॉइंट है, गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। अभी बोला दोस्त आया, तेरा गाड़ी चाहिए 4 दिन के लिए, घर में शादी है, ले जा। पर्पस अगेन बेली का है, लेकिन ये दे सकता है अपन, और फोकट में देंगे, इसमें पैसा भी नहीं लेंगे। डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज, ये क्या चक्कर है?
बोलो है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। कोलकाता से एक स्टूडेंट का लॉ का कोर्स के लिए ऑर्डर आया। कोलकाता में उसको हमारा कोर्स चाहिए, तो कोर्स तो गूगल ड्राइव से जाएगा, बुक्स भी चाहिए होगी, बुक्स हम करेंगे उसको कोरियर। अब कोरियर वाले के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक बेलमेंट है। क्या कहते हो, बोलो। बेलर कौन? हम लोग। बेली कौन? कुरियर वाला। बेली। ध्यान तो सुनना, पर्पस क्या है? गुड्स को डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का है। फोकट में करेगा, पैसे लेगा, पैसे लेगा। लेकिन एक कंफ्यूजन है, अब मैं चाह रहा हूं, किसका दिमाग कितना खुला हुआ है अभी। गुड्स वापस मेरे पास तो रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये बेलमेंट कैसे हुआ? एक पॉइंट ऊपर था बच्चे लोगों, स्टार्टिंग के अंदर। किधर गया? हाँ, ये वाली लाइन कौन सी? टू बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग हिम। बात समझ में आई? यहां पे जरूरी नहीं है कि बेलमेंट में गुड्स बेलर के पास वापस आए। अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ द बेलर गुड्स जा सकते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्ट, कुरियर, ये सारी चीजें भी बेलमेंट के अंदर ही कवर है ना। तो मेरे गुड्स है, लेकिन जरूरी नहीं मेरे पास वापस आए, लेकिन जा रहे हैं अकॉर्डिंग माय डायरेक्शन। तो मेरा डायरेक्शन है, बेचा तो मैंने सामने वाले को, सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो स्टूडेंट के साथ में है, तो कुरियर वाले के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। एक पर्पस के लिए उसको गुड्स दिया है, और अकॉर्डिंग माय डायरेक्शन वो गुड्स को क्या करेगा? कोलकाता में डिलीवर कर देगा। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, है ना। तो ये डायरेक्शन वाला पॉइंट का बेस्ट एग्जांपल हो गया जब अपन गुड्स देते हैं ट्रांसपोर्ट वाले को या कुरियर वाले को। ये अपने को इधर ध्यान में रखने का है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, बढ़िया पॉइंट है, डिलीवरिंग गुड्स टू अ क्रेडिटर टू सर्व एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ये भी बेलमेंट है। आपके चैप्टर का नाम ही क्या है? बेलमेंट एंड प्लेज। तो ये जो प्लेज वर्ड है, ये अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। सर इसमें कैसे बेलमेंट है? थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है, बट बेलमेंट तो है। कैसे? एक महान हस्ती जो बैंक्स का खूब सारा करोड़ रुपया लेकर के इस वक्त है लंदन में। हाँ, 2 लोग हैं, और भी लोग बढ़ते जा रहे हैं अब तो। कौन कौन है? एक तो, और दूसरे मालिया जी हो गए, बराबर। तो अब ये जो भी महान हस्तियां हैं, ये जब बैंक से लोन लेती होंगी, तो इन्होंने क्या किया कि बैंक से लोन लिया, सिंपली 2 करोड़ का एक बैंक से लोन लिया, और लोन के बदले में इन्होंने अपना जो रोल्स रॉयस है 4-5 करोड़ का, वो बैंक के पास में कर दिया प्लेज। सर ये गाड़ी रखो, आप लोन दे दो। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। बेलर कौन? मालिया जी। बेली कौन? बैंक वाले। पर्पस क्या? सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। अच्छा, ये सिक्योरिटी क्यों रखते हैं आप सब लोग जानते हो? अगर कल को लोन रिकवर नहीं हुआ तो गाड़ी को बेच करके अपन पैसा रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर आपने पैसा चुका दिया तो गाड़ी वापस मिल जाएगी। अगेन इसलिए इसी को बोलते हैं बेलमेंट। थोड़ा सा ये बेलमेंट से एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें सामने वाले को बेचने का राइट मिलता है ना। वो नॉर्मल बेलमेंट में नहीं मिलता, बट प्लेज भी बेलमेंट का पार्ट है, जहां एक बंदा जिसने लोन लिया उसने कार को रख दिया बैंक के पास में। पर्पस है लोन सिक्योर करने के लिए। अपन ये मानते हैं पैसा चुका देगा तो गाड़ी उसके पास में वापस आ जाएगी। इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। ऑल्सो ये भी बेलमेंट है। सर अगर वो कार की जगह पे अपना हाउस मॉर्गेज कर दे तो? नहीं, राइट तो अभी भी बेचने के वही है, बट ये बेलमेंट में कवर नहीं होगा। बोलो क्या कहते हो? बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी बेलमेंट में कवर, राइट्स तो वही कार वाले ही मिलेंगे, आप बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो, लेकिन वो बेलमेंट में कवर नहीं होगा। बिकॉज उसमें क्या आ गया? घर आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, जो हमारे बेलमेंट में कवर नहीं है। डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर विद और विदाउट रेम्यूनरेशन, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल था। शुरू से मैंने आपको यही दिया कि रिपेयर के लिए आप कार देते हो, बेलमेंट है। फ्री भी हो सकता है, चार्जेबल भी। स्टार्टिंग की कुछ सर्विस नई गाड़ी पे क्या मिलती है? फोर्ड में मिलती है। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब सवाल ये है, कुछ स्पेशल पॉइंट आज पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले सुनो, इतना सब पढ़ क्यों रहे हैं? यहां पे ये जो 2 पार्टीज है ना, अपनी बेलर और बेली, इनको लॉ ने कई सारे राइट्स भी दिए हैं और कई सारी ड्यूटीज भी दी है, जो आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे नहीं पढ़ी है, वो यहां पढ़नी है। क्या क्या राइट्स है इनके, क्या क्या ड्यूटीज है। इवन आप फोगट में रख रहे हो अपने पास गुड्स को, तो भी आपकी ड्यूटीज बनने वाली है, क्योंकि लॉ में बेलमेंट एक ऐसा पार्ट है जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। क्या कहते हो? कल बताया था ना आप लोगों ने मुझे ये कि सर वो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में दे रखा है ये,
बेलमेंट वाला पॉइंट ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये कुछ बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिए सिंपली, तो फटाफट से सेक्शन 148 में डेफिनेशन थोड़ी सी याद करवा दो मुझे। क्या होता है व्हेन वन पर्सन डिलीवर गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, है ना, एंड आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू बेलर और अकॉर्डिंग हिज डायरेक्शन। चलेगा, वो डिस्पोज ऑफ वगैरह हटा दिया मैंने एक बार, कोई टेंशन नहीं है, अपन अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, टेंशन नहीं। अब एक चीज आप मुझे बताओ, बढ़िया सी सोच करके बताना। बैंक सबको पता है, बैंक में जो अपना पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, वो बिलमेंट है कि नहीं है? सर मनी तो कभी काउंट होती नहीं है, बात ही वहीं खत्म हो गई। अच्छा, बैंक लॉकर में जो अपने ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, बैंक के लॉकर में जो जेवरात पड़े हुए हैं, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पड़े हुए हैं, वो बिलमेंट है या नहीं है? देखो, टू पार्टीज हैं वहां पे, एक अपन हो गए, एक बैंक हो गया। अपन कौन हो गए? बेलर। बैंक कौन हो गई? बेली। पर्पस क्या? सेफ्टी ऑफ द गुड्स। बैंक उसके लिए अपने से रेंट भी लेता है लॉकर का। अच्छा, अब वो क्या पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स वापस ले लेंगे, वो ले सकते हैं ना, जब भी जरूरत होगा गुड्स को लेकर के आ सकते हैं। तो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। क्या कहते हो भाई? कुछ और है कोई किसी दिमाग में पॉइंट? बैंक लॉकर में हमारा ऑर्नामेंट्स क्या होता है? बेलमेंट। अब उसके लिए काम करो, फटाफट से यहां तक आप पढ़ेंगे फर्स्ट पैरा, फिर अपन डिस्कस करते हैं वापस। आप लोग पढ़िए इसको, जनरल इशू का फर्स्ट पैरा आप लोग पढ़िए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूं। हाँ जी, कुछ विचार बदला? यस सर, बदल गया सर, पूरा बदल गया। बैंक लॉकर में जो हमारे ऑर्नामेंट्स पड़े हैं वो बेलमेंट नहीं है। स्पेशल पॉइंट। क्यों सर? बेलमेंट ही तो है। अब इधर थोड़ा अंदर घुस गए, इंटर लेवल पे आ गए ना भाई, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बेलमेंट में पोजीशन ट्रांसफर होता है। अगर वहां पे पोजीशन की जगह पे सिर्फ कस्टडी ट्रांसफर हो रही है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड पोजीशन? बता रहा हूं। यहां पे लिखा है इन बेलमेंट बोथ कस्टडी एंड पोजीशन मस्ट चेंज बट नॉट द ओनरशिप। ये तो अपने को पता है ना। फॉर एग्जाम्पल, डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन अ बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट बिकॉज ऑर्नामेंट आर केप्ट इन अ लॉकर हुज कीज आर स्टिल विद द ओनर, नॉट विद द बैंक। सर वो एक चाबी बैंक के पास होता है ना, होता है, लेकिन बैंक वाला उसको ओपन कर सकता है क्या? नहीं ना, अपनी की के बिना तो नहीं कर सकता है। इट मीन्स कार अगर आपने रिपेयर के लिए दिया, चाबी कार वाले को देके आते हो या खुद लेके आते हो? देके आते हो ना। इट मीन्स आपने कार का पोजीशन भी उसको दिया और कस्टडी तो दे ही रहे हो। लेकिन बैंक लॉकर के अंदर जो जेवर अपने पड़ा, अच्छा बैंक वाले को पता है कि अंदर क्या पड़ा है? बोलो, कुछ भी नहीं पता ना। इट मीन्स बैंक वाले के पास सिर्फ क्या है? कस्टडी है। बैंक वाले के पास सिर्फ क्या है? कस्टडी है। पोजीशन उसके पास में। सर फर्क क्या होता है? कस्टडी का मतलब सिर्फ गुड्स आपके पास में पड़े हुए हैं, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दी, यू हैव नो राइट टू यूज एज वेल एज, आपको उसके इंटरनल चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बराबर। लेकिन पोजीशन चेंज की खासियत यह है कि आपके पास कस्टडी तो है, साथ में एक्सेस भी है गुड्स का। बढ़िया वर्ड इन्होंने बोला कि गुड्स का एक्सेस भी अगर आपके पास में है तो इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। सर थोड़ा और ढंग से बताओ इसको। सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, अभी तुमको पता लग जाएगा। एग्जाम का एक क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब तुम ही दोगे। एक बंदा कहीं बाहर गया ट्रैवल के लिए, तो अपनी कार जो है वो पड़ोस में रख करके गया, बाजू वाले के पास में कार रख के गया, लेकिन कार का चाबी जो है वो खुद लेकर के गया, खुद लेकर के गया। सोच के बताओ, इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट और नॉट? ये बेलमेंट नहीं है। क्यों सर? क्यों नहीं? कार रख के गया ना। अरे एक्सेस कहां दिया तुमने कार का? कार रखा मतलब कस्टडी तो दिया, लेकिन पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया, सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ बेलमेंट। ये बेलमेंट नहीं है। सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, खूब एग्जाम्पल लेते हैं इसके बराबर, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि ये पोजीशन क्या चीज होता है और कस्टडी क्या चीज होती है। तुम लोग किधर, अभी तो मूवी हॉल वगैरह खुल गए हैं, तो मूवी देखने या कोई रेस्टोरेंट गए जहां पे पार्किंग बनी हुई है, हा? उस पार्किंग में तुमने जाकर के अपनी कार रख दी और वो 10 रुपए का 20 रुपए का टोकन भी ले लिया, या रेलवे स्टेशन पे चले गए भाई, या कहीं भी किसी की पार्किंग में तुमने गाड़ी रख दिया और गाड़ी का तुमको वो एक टोकन भी दिया, उसने 10-20 रुपये लेकर के,
मुझे सिर्फ ये बताओ, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? बोलो बोलो। नहीं है सर, काय को नहीं है? अरे तुमने कारवा रखी है, लेकिन स्टिल कार का जो की है वो अपने पास ही है। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ बेलमेंट। आपने कस्टडी तो दे दिया उसको, गाड़ी पड़ी है उसके पास में, लेकिन कीज अपने पास में है, तब तक वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और मजेदार बात बताऊं, चलो बेलमेंट से थोड़ा हटके बताता हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अगर कल को वहां उस गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, तो वो जो केयर टेकर है ना, जो उस पार्किंग का, वो रेस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं। वो कहेगा अच्छा 10 रुपए में 10 लाख की गाड़ी इंश्योर्ड, कैसे? तो भैया काय का लिया ये पैसा? उसका स्लिप पे देखना कभी लिखा हुआ है? वो पैसा उसने लिया है ओनली आपको प्लेस अवेलेबल कराने के लिए, उसमें लिखा हुआ रहता है दिस अमाउंट इज ओनली फॉर स्पेस। जो आपको दिया ये उसका रेंट उसने आपसे लिया है। गाड़ी की सेफ्टी की जिम्मेवारी वो तो अपने मन में होता है, गाड़ी अंदर रहेगी तो सेफ रहेगी, अपने मन में है। लीगल लॉजिक में अगर जाओ तो कुछ भी, और आप खुद ही सोचो ना, 10 20 30 रुपए में तुम्हारा गया 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख का गाड़ी सेफ होता है क्या? फिर तो इंश्योरेंस कंपनी पागल है। फिर तो रोज गाड़ी वही रखें, 10 रुपए दें, मस्त गाड़ी वही एकदम सेफ पड़ी, कुछ भी हुआ केस ठोक देंगे, उसके बदले 20 लाख रुपए निकाल, मेरा बेचारे का सारा इनकम उधर ही चला जाएगा। तो ये इनमें कुछ भी बेलमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा तुम लोग को ये भी पता रहेगा, आजकल शादियों में बहुत होता है, होटल्स में भी होता है। बड़े होटल्स में क्या होता है, पहले पार्किंग में क्या सिस्टम होता है बोलो? हाँ, ये बहुत आराम की चीज है, मेरे जैसे के लिए तो बहुत आराम की चीज है। तो मेरे को भूख सहन नहीं होती, भूख लगने के बाद दिमाग खराब। अब शादी में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा तैयार हो चुके होते हैं, घर से वाइफ वगैरह तैयार होने में बहुत टाइम लगा देती है। कॉमन बात कर रहा हूं मैं, ये सबके साथ होता है ये बड़ा, तुम घर में भी देखते होगे, मम्मी शायद ज्यादा लेट तैयार होती है, पापा को तो 5 मिनट तो हो जाते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शनल उल्टा भी होता है। अब क्या होता है, भूख लगी हुई होती है, कई बार क्या होता है, जोधपुरी होते हैं ना, अच्छा शाम को खाने में जाना है, आज सुबह का खाना ऑफ, ठीक है, सुबह का खाना ऑफ, और क्या शाम को खाने ही ना वहां जाके। अब सुबह से भूखा इंसान, तैयार होने में और टाइम लग गया, 7 की जगह 9 बजे पहुंचे, वहां ऑलरेडी बहुत लोग पहुंच चुके हैं। अब अपन घूम रहे हैं इधर से उधर, भाई पार्किंग मिल जाए कहीं, ठीक है। एक जगह मैं गया, एक बंद घर, मतलब एक घर में कोई लोग रह रहे थे, घर के पास में उनके 2 गैराज हैं, गैराज बंद पड़े हैं, बंद मतलब सदियों से बंद पड़े हैं, अंदर इतना बड़े बड़े पेड़ वेड़ घास वास उगी है, वो कभी काम में नहीं लेते, ठीक है। तो मैंने एक गैराज के बाहर जगह थी, तो गाड़ी और भी गाड़ियां पड़ी थी, मैंने मेरी गाड़ी भी पार्क कर दी। एक भाई साहब उस घर के बाहर से, भाई साहब और उनकी बहन होंगी, दोनों देख रहे थे यूं। मैंने गाड़ी लगाई, कुछ नहीं बोले। गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर आया, कुछ नहीं बोले। गाड़ी लॉक किया, कुछ नहीं बोले। जैसे ही मुड़ के गया, भाई साहब गाड़ी हटाओ। अरे इतना गुस्सा आया उस इंसान पे, तो वो पागल इंसान, अरे पहले ही बोल देता भाई, जब मैंने गाड़ी लगाई वहां पे तब भी तुम देख ही रहे थे मुझे बराबर। तो मैंने उसको, जहां मैं जा रहा था, मैंने उसको पूछा वहां के पियोन को, मैंने कहा भाई ये कौन है? कि सर इनके पास कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही मजे लेते हैं। बोले प्रॉपर्टी इनकी है, और ये प्रॉपर्टी के बाहर किसी का गाड़ी खड़ा रखने नहीं देते, और काम ये कुछ करते नहीं, किराया आता है, और भी कहीं प्रॉपर्टी है इनकी, तो ये दोनों लोग घर के बाहर ऐसे ही खड़े रहते हैं, काम ही यही है। और ये तो मजे लेने वाली बात ही हो गई। भाई आप कोई बोर्ड लगा दो वहां पे, नो पार्किंग, वो भी नहीं लगाया। अच्छा जिस वक्त बंदा गाड़ी ऐसे इधर उधर करके लगा रहा है, अभी उसको बोल दो भाई नहीं, पूरा गाड़ी लगा देगा, उधर जाएगा, लॉक कर देगा, जाने लगेगा, तब आप बोलोगे। तो कहने का मतलब ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, मेरे जैसे लोगों के लिए, यार पार्किंग का जगह नहीं मिला है, भूख भी लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास आप जाओगे, वेले पार्किंग वाले आ जाएंगे, सर कीज, आपने चाबी उनको पकड़ाया, वो आपको एक टोकन दे देंगे, आपका फोन नंबर भी नोट होगा उसके ऊपर, फिर आप उनको गाड़ी दे करके फ्री। क्या ये बेलमेंट है? इस बार मैंने गाड़ी भी दे दिया है और साथ में पोजीशन भी दे दिया, बिकॉज मैंने कीज भी दे दिया। इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। अभी कुछ पंगा हुआ तो आई हैव राइट टू फाइल सूट, जो कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि बेली की कुछ ड्यूटीज है, ऐसे नहीं कि मजे लेके गाड़ी रख ली, यहां साथ में सर पे ड्यूटीज भी आ रही है। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो आई हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट देम, मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूं, जो कल राइट्स एंड ड्यूटीज में पढ़ेंगे। तो ये जहां कीज आपने दे दिया वो मैटर बेलमेंट का होता है, इसलिए अपन रिपेयर में गाड़ी देते हैं, बेलमेंट है क्योंकि चाबी दे आते हैं, है ना। लेकिन रेस्टोरेंट के पार्किंग में आपने गाड़ी रख दिया, कीज आपके पास ही है, ये बेलमेंट के अंदर कवर नहीं होगा। और एग्जाम में यही क्वेश्चन भी बना जो मैंने अभी दिया। एक बंदा अपने पड़ोस के अंदर गाड़ी पार्क करता था, पड़ोस का पार्किंग में, हमेशा चाबी खुद लेके आता था। एक दिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फायर कार डिस्ट्रॉय हो गई,
तो क्या वो अपने पड़ोसी को रेस्पॉन्सिबल कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट अ मैटर ऑफ बेलमेंट। आपने कस्टडी भले ही दे दिया होगा, लेकिन आपने पोजीशन नहीं दिया, बिकॉज कीज आपके पास में थी। सो ये बेलमेंट का मैटर है ही नहीं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो आपको ये लॉकर वाला सिस्टम समझ में आया है ना? अब वो मनी वाला आपने क्या बोला था, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो बेलमेंट है कि नहीं है? नहीं है, वैसे मनी इसमें कवर ही नहीं होता है। लेकिन हमारे आईसी ने इसका एक और खतरनाक जवाब दिया है। देखो आईसी क्या कहता है, डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बिलमेंट। मैं होता तो मैं यही आंसर लिखता कि मनी इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, जो आप लोगों ने भी बोला था। लेकिन इन्होंने एक बहुत जबरदस्त आंसर और बनाया, सिंस द मनी रिटर्न बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स। बात तो सही है सर, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ बच्चे लोगों कि अगर मैं मेरी गाड़ी रिपेयर के लिए दूंगा तो वापस कौन सी आएगी? मेरी आएगी ना गाड़ी, क्या कहते हो? दूसरी तो आएगी नहीं। कोई भी पर्सन जो गुड्स डिलीवर करेगा बेलमेंट में, तो आप ही के गुड्स वापस आएंगे, चेंज तो होंगे नहीं। लेकिन जो पैसा अपन बैंक में डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में, करेंसी नोट, क्या निकालते वक्त वही करेंसी नोट वापस आते हैं क्या? नंबर नोट करके रख लेना, कभी ट्राई करके देखना, वो करेंसी नोट थोड़ी वापस आता है, वो तो घूम गए बैंकिंग ट्रांजैक्शन में। इसलिए भी ये बेलमेंट में कवर नहीं है। तो सर एग्जाम में आते हैं तो क्या करना है? मेरे हिसाब से दोनों आंसर लिख देना। मनी इज नॉट कवर, ये तो यूनिवर्सल आंसर है ही है, प्लस आईसी को भी खुश कर दो। चलो आप कह रहे हो आइडेंटिकल नोट्स नहीं आएंगे, तो हम भी लिख देते हैं ये। तो ये सारा का सारा बेलमेंट का मैटर है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बैंक लॉकर, जल्दी से बताओ बेलमेंट है कि नहीं है? नहीं है। और बैंक में जो आपने मनी रखा वो भी बेलमेंट में कवर नहीं है, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। समझ में आया बात यहां तक का? अब आज का एक लास्ट पॉइंट छोटा सा लेते हैं, है ना? अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लासेस का टाइम वैसे 12:45 तक है, बराबर, पर अभी ठीक है, थोड़ा आप लोग अभी हो जाओ, शुरू हुआ है, थोड़ा और हैबिचुअल हो जाओ, फिर रियल टाइम पे आऊंगा। बस ये एक चीज और पढ़ लो मेरे साथ, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है इसलिए पढ़ा रहा हूं। सेक्शन नंबर 149, बेलमेंट में डिलीवरी गुड्स का मतलब क्या होता है? द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, जिसका इफेक्ट ये होगा, द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन of the intent bailey or any person authorized to hold them on this behalf। सिंपली डिलीवरी का मतलब वही ले लो जो आप सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ के आए, ट्रांसफरिंग ऑफ पोजीशन फ्रॉम बेलर टू बेली, इट्स कॉल्ड सिंपल डिलीवरी। टेंशन खत्म। 149 में यही डेफिनेशन देना है, मतलब ये है इसका। और ये डिलीवरी सब लोग जानते हो 3 तरह का होता है, हम पढ़ के आए थे ना सोगा में, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब बता दो, फिजिकली गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वहां होता था सेलर से बायर, इधर होगा बेलर से बेली को। तो क्या लिखा है? व्हेन गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर टू द बेली बाय द बेलर, बराबर। यानी डिलीवरी ऑफ अ कार फॉर रिपेयर टू वर्कशॉप, बेस्ट एग्जांपल ये जाता है इसका। तो ये अपने लिख गया एक्चुअल। व्हाट अबाउट द सिंबॉलिक डिलीवरी? गुड्स का डॉक्यूमेंट चला जाए, मेनली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। किसी को याद है क्या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? हाँ, यस, डीओटी, डॉट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कौन कौन से होते हैं? नाम बताओ 2-4। बिल्टी, बिल ऑफ लीडिंग, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, डॉक वारंट। याद आया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जब भी हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जिस भी मीडियम से, तो अपने को एक डॉक्यूमेंट मिलता है, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसके थ्रू आप गुड्स का पोजीशन दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हो। एक्चुअल गुड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इधर क्या लिखा है? व्हेन गुड्स आर नॉट फिजिकली हैंडेड ओवर बट द डिलीवर बाय डूइंग समथिंग, जिसका इफेक्ट क्या होगा? पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बेली। मतलब फिजिकल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा आपने किया, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिससे पोजीशन बेली के पास जाएगा। This can be affected by delivering railway receipt or bill of lading or other document of title or delivery of the keys also। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा अभी। किसी कंपनी ने बैंक से कोई लोन उठाया है, ठीक है? और लोन के बदले में अपने को कुछ ना कुछ तो प्लेज पर रखना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि उसका कोई शिपमेंट आ रहा था बाहर से, या रेलवे से कुछ गुड्स आ रहे थे, तो उसने क्या किया, वो रेलवे रिसिप्ट जो था वो बैंक वालों के पास प्लेज कर दिया। इसका क्या मतलब निकलता है? बैंक वाले क्या करेंगे बोलो? वो रेलवे जाकर के वहां से गुड्स बैंक वाले अपने पोजीशन में लेकर के आ जाएंगे। तो अपन ने अच्छा, दोनों काम हो सकते थे, या तो गुड्स अपन लेके आते और बैंक वालों के पास रख देते, तो ये क्या हो जाता?
एक्चुअल डिलीवरी हो जाती। उसकी जगह पे अपन ने क्या किया, वो जो रेलवे रिसिप्ट था, रेलवे से जो गुड्स आ रहे थे वो अपन ने बैंक को दे दिया, बैंक खुद ही वहां से गुड्स ला करके अपने पास में रख लेगी। इट इज अ मैटर ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबल रख दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या पंगा है, पहले तो बताओ याद है कि नहीं किसी को, क्या था वो एग्जाम्पल अपना, वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल है ना। यानी दो लोग अपने पास में हैं, ए और बी। ये वेयर हाउस है मिस्टर सी का, है ना, और ए के भी गुड्स यहीं पे पड़े हैं और बी के भी गुड्स यहीं पर पड़े हुए हैं। बड़े वेयर हाउस होते हैं ना, तो छोटे छोटे जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो सारा सामान अपना एक बड़े वेयर हाउस में रख लेते हैं। तो मैंने कहा था कि जोधपुर के दो बड़े फ्रूट सेलर हैं, फ्रूट बेचने वाले, सारे जो अपने फॉरेन फ्रूट्स आते हैं ना बाहर के, ठीक है, वो सारे फ्रूट्स ये लोग रखते हैं। और चूंकि बहुत डिमांड रहती है आजकल, शादी वादियों में खूब चलते हैं वो, तो एक बड़ा सा वेयर हाउस सी का गुड्स वहीं पे रखे हुए हैं। अब ए ने इनमें से कुछ गुड्स बी को सेल कर दिए। ये मैं सेल का एग्जांपल दे रहा हूं, पहले आपको सेल कर दिए। अब सवाल ये कि जब ए ने बी को सेल किए होंगे तो डिलीवरी कैसे दिया होगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, तब दोनों बताता हूं। पहला तरीका, ए उन गुड्स को सी के वेयर हाउस से बाहर निकाल के लाए और बी को दे दे, और बी वापस ले जाकर के सी के वेयर हाउस में रख दे, क्योंकि रखने तो वही है अल्टीमेटली। इससे बेटर ये दोनों जने मिलके सी को इन्फॉर्म कर दे कि यार गुड्स ए ने बी को क्या कर दिया है, सेल कर दिया, और सी क्या एक्नॉलेज कर दे कि मैंने ये गुड्स सब किसके बिहाफ पे रख लिए हैं, बी के बिहाफ पे रख लिए। ऐसा आप डायरेक्टली कर देते हो तो गुड्स जहां पहले पड़े थे वहीं पे अब भी पड़े। एक और एग्जांपल मैंने दिया था, और इजी वाला। मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी एक कार है तो मैं कम काम में लेता हूं, वो इसके पास पड़ी हुई है, तो इसी के गैराज में रहती है। कभी कभार मेरा ड्राइवर जाता है, ऐसे चला चला के देख लेता है कि इंजन खराब नहीं हो जाए, वो गाड़ी इसके पास ही है। तो इसने एक दिन मुझे ऑफर दिया, सर बेच ही दो ना सर, आप फाउंडेशन दिखा रहे हो, आई वांट टू सेल माय कार, आई वांट टू सेल माय कार, आई वांट टू बाय योर कार, आप खरीद लो, मैं खरीदना चाह रही हूँ। मैंने कहा ठीक है ले ले, डीलिंग हो गया ना। अभी मुझे डिलीवरी देना है इसको। पहला तरीका, मैं इसके यहां से कार अपने पास लेके आऊं पहले, फिर मुहूर्त देख करके वापस इसको जाके डिलीवरी लूं, ये लो तुम्हारी कार। तो फालतू बात हो गई ये तो। गुड्स जहां पहले पड़े हैं वही अभी भी रहने दो ना। सिंपल क्या है, एक्नॉलेज कर ले कि हाँ भाई आज से तुम ओनर हो गई। इट इज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जहां फिजिकली या पेपर के थ्रू गुड्स ट्रांसफर नहीं होते उसको अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ये सब आपका फाउंडेशन का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है। तो सर यहां भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है ना। देख लो बस क्या लिखा है यहां पे। इस पॉइंट का मीनिंग, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द बिलर टू एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ द बेली, in such a case there is change in the legal character of the possession of the goods, though not in actual or physical। सेम बात, एक्चुअली या फिजिकल कस्टडी नहीं जाती, गुड्स जहां पहले से पड़े हैं वहां पहले से अभी भी पड़े रहेंगे। दो द बिलर कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, इट इज द पोजेशन ऑफ द बेली। सर ये लाइन तो पंगे वाली है क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी बहुत पंगे वाला है ना। इसका एग्जाम्पल अपने को मिलेगा कहां पे, एक जगह पे आगे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। चलो उस एग्जाम्पल को डायरेक्ट बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना भी मेरे एग्जाम्पल को, और बहुत सोच समझ के बताना कि यहां क्या होने वाला है। गुड्स अभी भी पड़े रहेंगे किसके पास, बेलर के पास। फिर भी लॉ कहता है कि यहां पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, सोच के बताना कि इज इट पॉसिबल और नॉट। बाकी बातें कल करेंगे। फिर एक बंदा जो मूवी बनाता है बराबर, और वो एक बैंक से लोन लेने के लिए जा रहा है। मूवीज थोड़ी सी ज्यादा चल नहीं रही है उसकी भी, तो वो कहता है यार बैंक से लोन वोन लेते हैं, नया मूवी बनाते हैं कुछ और अच्छा काम करेंगे। तो बैंक वालों ने बोला कि भाई कुछ तो प्लेज पे रखना पड़ेगा, प्लेज इज मैटर ऑफ बेलमेंट ऑल्सो, गिरवी रखो कुछ तो हमारे पास में। तो उसके पास में सिर्फ एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर समझते हो ना, जिससे फिल्म बनती है, वो उसने बैंक वालों के पास प्लेज पे रख दिया और बैंक वालों ने उसको 5 करोड़ दे दिया। अब क्या करे, वो जो प्रोजेक्टर है जिससे फिल्में बनाता है वो तो बैंक के पास मॉर्गेज कर दिया, उसने गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया। अब फिल्में कैसे बनाएगा। उसने बैंक से एक रिक्वेस्ट किया, सर प्लेज है कि आपका ही रहेगा, पेपर पे साइन वाइन ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप ये चीज मुझे वापस दे दो। क्यों वापस क्यों दे दें, बोलो भाई, मैं जब तक मूवी नहीं बनाऊंगा आपका लोन वापस
चुकाऊंगा कैसे? तो उसके लिए तो मुझे चाहिए, हाँ ये रहेगा आपका ही रहेगा, आपके पास ही गिरवी पड़ा है, आपका ही रहेगा। मैं जस्ट इसको ले रहा हूं सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए। तो सोचो, बैंक ने एग्री भी कर लिया कि चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, तो बैंक को भी टेंशन नहीं होती है। तो अब सवाल ये, गुड्स थे किसके? बेलर के। बेलर मतलब जो मूवी बनाने वाला था। और गुड्स रहे भी किसके पास गए? बेलर के पास ही। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का या प्लेस का बन गया। तो इसलिए मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव की खासियत क्या होती है कि इसमें गुड्स कहां पड़े रहते हैं? बेलर के पास ही, लेकिन फिर भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हाँ, अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा, सर कल को वो लोन नहीं चुका पाए तो वो प्रोजेक्टर लेके जाएंगे। सर वो नहीं दे तो? बहुत सवाल आते हैं तुम्हारे दिमाग में। सर नहीं दे वो तो मैं तो नहीं दूंगा। अरे भाई, कानूनी गैर कानूनी रास्तों पर नहीं जाएंगे अपना। मैं क्लास में डिस्कस भी नहीं करूंगा। कैसे नहीं देगा? गुंडे वुंडे लेके जाएंगे, उठा करके ले आएंगे। जो बात करेंगे लीगल। नहीं देगा तो कोर्ट का रास्ता, और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अपने पास में है, सीधा जाएंगे सर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लेज पे रखा था और हमने इसको टेम्पररी दिया था कि भाई तू पिक्चर बना और हमारा लोन चुका सके। अभी अगर ये पैसा नहीं देता है तो प्रोजेक्टर भी हमारा है, हम बेचेंगे, अपना पैसा रिकवर करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गुड्स बेलर के थे और रहे भी किसके पास? बेलर के पास ही, लेकिन फिर भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कितना टाइप का डिलीवरी हुआ? कौन कौन सा? सिंबॉलिक और पार्टीज कितनी होती है? कौन कौन सी? बेलर और बेली। और ये आपस का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? ये फ्री होता है या चार्जेबल होता है? पर्पस बेलर का है बेली का? बराबर। तो आज जितना पढ़ा है उसको पढ़ना, जिधर डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे, कल वापस क्वारी करना मुझे, फिर आगे बात करेंगे। इतना आज के लिए करो।